तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माइक्रोवेव की स्टार्टिंग कर दी थी और हम लोगों ने वो क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर दिए जहां से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो टॉपिक भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? दही जावन के लिए चाहिए कि दादा जावन जमाना है, फिर खाने के लिए ज्यादा चाहिए? ज्यादा मात्रा में चाहिए फिर कम मात्रा में चाहिए? कटोरे से लग रहा है कम ही चाहिए। जाओ तुम पूछो बाहर जाके। सो आज हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब आज वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कंफर्म वो टॉपिक आता ही आता है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड। ठीक है, सो वेव गाइड का हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और वेव गाइड में जो है कुछ बेसिक पढ़ेंगे और कुछ देखेंगे कि वेव गाइड होता क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट वेव गाइड। अभी तक तो हम लोगों ने केवल इतना देखा था कि वेव गाइड और ट्रांसमिशन लाइन में क्या डिफरेंस है और क्या क्या उनमें अंतर है। अब आगे आज डिस्कस करेंगे वेव गाइड होता क्या है और वेव गाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे काम में। तो आज से हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है वेव गाइड। हेडिंग दे लो, ठीक है? सो पुट द हेडिंग वेव गाइड। वेव गाइड, ठीक है, वेव गाइड। ओके, व्हाट इज द वेव गाइड? A hollow tube made of a hollow tube made of conducting material, made of conducting material used for microwave transmission, used for microwave transmission, is called waveguide, is called waveguide। बहुत सिंपल सी चीज है। वेवगाइड एक ट्यूब होती है जो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है और वो खाली होती है, होलो होती है ना? क्यों काम में ली जाती है? ताकि आप माइक्रोवेव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज पाओ। सो वेवगाइड आर यूज्ड एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, वेवगाइड आर यूज्ड एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवगाइड जो है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। इन माइक्रोवेव रेंज कन्वेंशनली लार्ज वेवगाइड, इन माइक्रोवेव रेंज, इस रेंज में ही काम करती है वेवगाइड। कन्वेंशनली conventionally large waveguides will be required to transmit, large waveguide will be required, large waveguide will be required, will be required to transmit radio frequency, to transmit radio frequency, to transmit radio frequency
power at larger wavelength, radio frequency power at larger wavelength, larger wavelength, तो larger wavelength के लिए काम करती है। It is possible to propagate several modes, ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी आपको। दूसरा पैरा क्या बोल रहा है? दूसरा पैरा ये बोल रहा है बेसिकली कि वेवगाइड जो है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही काम करती है। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी अगर होती है किसी वेव की तो ही वो ट्रांसमिट करती है, अदरवाइज नहीं करती है ट्रांसमिट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर को या फिर लार्जर वेवलेंथ को ट्रांसमिट करवाने के लिए हमें लंबी लंबी वेवगाइड काम में लेनी पड़ती है, लार्जर वेवगाइड, ठीक है। तो ये वाली बात है। इट इज पॉसिबल टू प्रोपोगेट, इट इज possible to propagate it is possible to propagate several modes of electromagnetic wave, several modes of electromagnetic wave, several modes of electromagnetic wave within a waveguide, within a waveguide। कहने का मतलब ये है वेवगाइड के अंदर बहुत सारे तरह के मोड प्रोपगेट हो सकते हैं। मोड मतलब होता है तरीके, कि आपकी वेवगाइड कितने तरीके से प्रोपगेट हो सकती है। जैसे मान लो कोई वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब जो भी है, या फिर उसका जो फेज है वो कैसा है, या फिर वेव गाइड डायमेंशन कैसी है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी वेव धीरे प्रोपोगेट कर रही है, तेज प्रोपोगेट कर रही है, वो होता है। या फिर एक्स में वेव किस तरह से प्रोपोगेट करेगी, वाई में किसी और तरीके से। तो एक्स और वाई के जो बने वो कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली कि आपकी वेव कितने तरीकों से प्रोपोगेट करती है वो उसके मोड कहलाते हैं, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो ऐसा होता है, मान लो उस वेव का मन किया कि भैया मैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 पुट करूंगी और मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेरी करूंगी, तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोलती है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 करूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रोपोगेट करूंगी, तो ये उसका तरीका है, तो उसे मोड बोलते हैं। तो एक माइक्रोवेव बहुत तरीकों से प्रोपोगेट हो सकती है इन द वेवगाइड, in the waveguide a given waveguide has a definite a given waveguide has definite cutoff frequency, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बात हम लोगों ने कल भी की थी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ईच अलाउड मोड, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ईच अलाउड मोड, मतलब हर एक अलाउड मोड के लिए एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तभी उससे ऊपर ही प्रोपोगेट करता है, उससे नीचे प्रोपोगेट नहीं करती वेव। ऑफ ईच अलाउड मोड it is possible to propagate the dominant mode, it is possible to propagate, it is possible to propagate dominant mode, it is possible to propagate dominant mode, मतलब होता है सबसे कम निम्नतम फ्रीक्वेंसी का जो मोड होता है ना, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड इज कॉल्ड डोमिनेंट मोड। अब देखो, जैसे मान लो एक इंसान को क्या बोलते हैं,
कहीं बाहर घूमने के लिए कम से कम कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? मान लो उसको मार्केट जाना है, तो उसको मार्केट जाने के लिए उसके पिताश्री उसको 50 रुपए देते हैं, ठीक है। मार्केट जाने का ऑटो भाड़ा है उसका 10 रुपए का, ठीक है। तो 50 रुपए उसे मिलते हैं तब भी वो मार्केट जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 10 रुपए तो वो खर्च कर देगा ऑटो में, बाकी 40 रुपए घूम लेगा। बट मार्केट जाने की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 रुपए। मतलब अगर उसे 10 रुपए मिलेंगे मिनिमम तभी वो मार्केट जा पाएगा, उससे नीचे नहीं जा पाएगा। तो 10 रुपए जो है वो कट ऑफ वैल्यू कहलाती है, उससे नीचे पे कोई काम नहीं होगा, उससे ऊपर ही काम होगा। और जो सबसे नीचे की वैल्यू होती है, जो सबसे नीचे का मोड होता है, उसे बोलते हैं डोमिनेंट मोड। सबसे नीचे के मोड को, तो डोमिनेंट मोड इज द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड, मतलब 10 रुपए। डोमिनेंट मोड इन अ पर्टिकुलर वेवगाइड, in a particular waveguide, the mode having the lowest cutoff frequency, उसी को बोलते हैं डोमिनेंट मोड का। मतलब लिख लो साइड में, द मोड having the lowest cutoff frequency, having the lowest कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मोड डोमिनेंट मोड होता है, ठीक है। द वेव मूव इन अ वेवगाइड, द वेव move in a waveguide, the wave move in a waveguide in the infinite variety of metals, in the infinite variety of metals, अलग अलग वेराइटी में ये मूव कर सकती है, अलग अलग मेटल्स के अंदर आर पॉसिबल, तो अलग अलग वेराइटी में मूव कर सकती है। दीज पैटर्न आर कॉल्ड मोड, उसके तरीके, वही तरीके कहलाते हैं उसके मोड। these patterns are called modes, इन्हीं पैटर्न्स को मोड्स बोलते हैं। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉसिबल मोड्स। तो इस तरीके से हम लोग 3 तरह में डिवाइड करते हैं इसको। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स। तो मोड के 3 प्रकार होते हैं हमारी जिंदगी में। वेवगाइड में 3 तरह के मोड पॉसिबल होते हैं। नंबर पहला, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, जिसे बोलते हैं टीई मोड। इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। आपकी वेवगाइड जो है ना, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में प्रोपोगेट कर सकती है। देखो, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड का सिंपल मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब वेवगाइड यहां पर प्रोपोगेट कर रही है, वेवगाइड के प्रोपोगेट करने की डायरेक्शन मान लो कुछ स्पेसिफिक है, बट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में नहीं होके उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो क्या उस कंपोनेंट का उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पर कोई इफेक्ट होगा? नथिंग इफेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि आपका वेव तो कहीं और प्रोपोगेट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में है। So you can say that there is a negligible effect of the electric field in that particular direction. Normally we are assuming that the wave is propagating in the z direction. So ultimately electric field is the perpendicular to the z direction. So you can say that the Ez component, Ez, that means the z component of the electric field,
इज जीरो बिकॉज इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोपगेशन। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब अगर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ट्रांसवर्स है, ऊपर जा रहा है, तो वो क्यों प्रोपोगेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इजेड बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। सो यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है ना। दूसरा मोड ये होता है कि मान लीजिए आपकी, इसे बोलते हैं टी एम मोड, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। वही सेम रामायण, मतलब अब की बार मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर चला गया तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, तो जीरो जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा, क्योंकि एक ना एक तो रहना चाहिए। 7, अगर दोनों में से 7, अगर दोनों में से एक भी जिंदा रहेगा तो वेव प्रोपगेट होगी, अगर दोनों ही मर जाएंगे तो वेव का तो प्रोपगेशन होगा ही नहीं। इसलिए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाएगा जेड कंपोनेंट में, केवल जेड डायरेक्शन में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में केवल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो जाएगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स कर दिया। तीसरा मोड होता है टीईएम मोड। हालांकि ये टीईएम मोड पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी डेफिनेशन में होता है, जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। इसमें क्या होता है, दोनों ही कंपोनेंट जीरो होते हैं। हालांकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर दोनों ही मोड जीरो जाएंगे तो आप प्रोपोगेट किसको करवाओगे, इसलिए प्रोपोगेट आप करवा ही नहीं पाओगे उस जगह। तो ये नॉर्मली ऐसा होता है कि इट जस्ट दिस मोड फिजिकली डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट जीरो होगा तो फिर आप प्रोपोगेट किसी को भी नहीं करवाओ। देखो आगे, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द वेवगाइड प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की कुछ प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे आप लिख लो। हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उस डेरिवेशन को सोल्व करने के कुछ तरीके हैं, तो प्रोसेस लिख लो आप, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। सो प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द वेवगाइड प्रॉब्लम, द वेवगाइड प्रॉब्लम। तो वेवगाइड की प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आप सोल्व कर पाओगे। नंबर पहला पॉइंट, द डिजायर्ड वेव इक्वेशन। सबसे पहले हमें वेव इक्वेशन की आवश्यकता होगी सोल्व करने के लिए। द डिजायर्ड वेव इक्वेशन, द डिजायर्ड वेव इक्वेशन are written in the form of are written in the form of either rectangular or cylindrical coordinate system, either rectangular or cylindrical कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब आप रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपके पास में रेक्टेंगुलर वेव गाइड है तो रेक्टेंगुलर मतलब कि कार्टेशियन में लिखो, और अगर सिलेंड्रिकल वेव गाइड है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखो। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर सिलेंड्रिकल सिस्टम में आप उसको लिखो, सुटेबल टू द प्रॉब्लम, सुटेबल टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सुटेबल टू द प्रॉब्लम, टू द प्रॉब्लम, ये आप लिख के मत जाना एग्जाम में। ये जो मैं लिखा रहा हूँ तुम्हारे केवल सहूलियत के लिए लिखा रहा हूँ कि आप लोग डेरिवेशन कर पाओ, अदरवाइज एग्जाम में पॉइंट मत लिख के जाना है ना। ये तो केवल आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ पॉइंट्स, वरना हम लोग तो सीधा सॉल्यूशन ही करेंगे। नंबर दूसरा
जो स्टेप होता है सोल्व करने का वो ये होता है, बाउंड्री कंडीशन आर अप्लाइड, then applied the boundary condition to the wave equation, then apply बाउंड्री कंडीशंस, ये दूसरा स्टेप है, बाउंड्री कंडीशंस टू द वेव इक्वेशन, टू द वेव इक्वेशन। तीसरा, द रिजल्टेंट इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ the equation should be in the form of, अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी ना वो ऐसी बनेगी, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, लास्ट में ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनेगी वो पीडी, इन ईदर टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन ईदर टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन, मतलब या तो टाइम पर डिपेंडेंट होगी या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होगी। तो इस तरीके से बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन जाएगी, ये उसके बनने का तरीका हो जाएगा, प्लेन डिफरेंशियल मतलब पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कैन बी सोल्व बाय यूजिंग प्रॉपर मेथड। अब मैथमेटिक्स काम में लेनी पड़ेगी, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन तक आ गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए नॉर्मल मैथमेटिक्स आपको काम में लेनी पड़ती है। तो नंबर जो 4 पॉइंट है वो यही है, देन दे कैन बी सोल्व बाय, दे कैन बी सोल्व बाय, अब उन इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, दे कैन बी सोल्व बाय यूजिंग प्रॉपर मेथड। अब प्रॉपर मेथड मतलब मैथमेटिक्स के मेथड होता है, यूजिंग प्रॉपर मेथड, तो प्रॉपर मेथड काम में लो और ये सॉल्व हो जाएगी आपसे ना, ये तरीका होता है सोल्व करने का। नीचे लिखो अब पॉइंट्स के बाद, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देखो आपकी वेव ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी वेव आप लोग जेड में प्रोपोगेट मानते हो ना, इस वजह से द टोटल मैग्नेटिक फील्ड हैज अ कंपोनेंट, द टोटल magnetic field has a component in a z direction, in z direction, which is in direction of time average power flow, which is direction of time average power flow, मतलब कि पॉइंटिंग वेक्टर टाइम एवरेज पावर फ्लो, वेयर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, whereas the electric field is entirely transverse to the z direction, is entirely transverse to the z direction. For this reason the waves are known as, for this reason
और इसी कारण की वजह से फॉर दिस रीजन it is known as transverse electric mode. It is it is known as ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, मतलब टीई मोड। मतलब सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन की तरफ चला गया और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन की परपेंडिकुलर चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड या फिर टीई मोड, इसी का नाम है। तो टीई मोड में ऐसा होता है कि सारा मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा जेड डायरेक्शन में, और जो आपका जो है आपका पावर है, रेडिएशन है, वो कहाँ पर है, जेड में ही है। मतलब आपका वेव प्रोपगेशन भी जेड में ही है, तो वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट बाकी ट्रांसवर्स कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि कोई काम का नहीं होगा, इसलिए ई बराबर जीरो होता है वहां पे, ई जेड इक्वल जीरो। इसका उल्टा लिख दो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकम टोटली ट्रांसवर्स, इफ द magnetic field become totally transverse to the direction of propagation, to the direction of propagation, we have transfer, then it is called TM mode. Then it is called transverse magnetic mode, transverse magnetic mode, या फिर इसको बोलते हैं TM mode। Okay, now if the electric and magnetic field are, if the electric and magnetic field are perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation, direction of propagation, then we have transverse electromagnetic wave, then we have transverse इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसे बोलते हैं टीईएम मोड बोलते हैं, फिर टीईएम वेव बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जब आप लोगों ने एमएससी प्रीवियस में पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, मतलब के, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसे बोलते हैं टीईएम वेव। अब देखो, ये तो थ्योरी हो गई वेवगाइड की, ये हो गई कंप्लीट थ्योरी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ था मैं आपको, जो आपके एग्जाम में आया था, वो डेरिवेशन एक तरह से, ये आपके एग्जाम में आया था, बट मुझे पता नहीं बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ऑब्टेन एक्सप्रेशन, ऑब्टेन expression for the various field component, for the various field component
फॉर द वेरियस फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब माइक्रोवेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in a rectangular waveguide, propagating in a rectangular waveguide in TEMN mode, in TEMN, MN क्वांटम नंबर है, MN मोड, ये TEMN मोड में आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, TM मोड में नहीं TE मोड में। स्केच फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्केच फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माइक्रोवेव में किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द वेवगाइड, inside the waveguide for the dominant mode, for the मतलब सबसे लोएस्ट मोड के लिए, for dominant mode, for the dominant mode, लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड को बोलते हैं डोमिनेंट मोड। एंड द मेथड ऑफ एक्साइटेशन, और ये भी डिस्कस करना है आपको कि एंड डिस्कस मेथड ऑफ एक्साइटेशन, मेथड ऑफ एक्साइटेशन, ये 20 नंबर का सवाल है पूरा। एंड द मेथड ऑफ एक्साइटेशन of dominant TE mode, of dominant TE mode in rectangular waveguide, in a rectangular waveguide। बस इतना क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल तो छुट्टी है, संडे आपका, संडे के बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास मंडे को आएगी वहां पर इसका आंसर लिखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस बार के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। कैसे निकालते हैं, कैसे फील्ड कंपोनेंट निकालते हैं, वेरियस फील्ड कंपोनेंट निकालते हैं टी मोड के लिए, ये सब हम लोग कल अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।